मैं संजय शर्मा आपकी अपनी संस्था अनन्या एकेडमी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, चंदन करता हूं, वंदन करता हूं एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आपकी अपनी ये प्यारी संस्था से मैं संजय शर्मा यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट की कक्षा लेकर के हाजिर हुआ हूं। मित्रों, आपको बता दूं कि मैं हिंदी विषय आप लोगों के बीच में लेकर के आऊंगा। प्रतिदिन आप लोगों के लिए एक वीडियो अवश्य आपको देता रहूंगा। तो आइए मित्रों, हम शुरू करते हैं आपके यूपी टेट या सुपर टेट के लिए पहली क्लास, जिसका नाम है हिंदी व्याकरण। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, हिंदी व्याकरण के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों, जब हम हिंदी व्याकरण को समझने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा शब्द आता है हिंदी। मित्रों, हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि ये हिंदी है क्या, हिंदी का मतलब क्या है, ये हिंदी वास्तव में आई कहां से। दूसरा शब्द आता है बच्चों व्याकरण। फिर इसके बारे में हम जानेंगे कि व्याकरण क्या है, वास्तव में व्याकरण है क्या चीज। तो आइए सबसे पहले बताने का आपको प्रयास करता हूं कि ये हिंदी है क्या। प्यारे मित्रों, हिंदी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हिम प्लस दी। इसमें व्यंजन संधि का एक नियम होता है कि मां का परिवर्तन जो होता है वो अनुस्वार में हो जाता है। वास्तव में यही हिंदी का शुद्ध रूप है, इसलिए जब हम इसका संधि बनाएंगे तो ये बन जाएगा हिंदी। दूसरी चीज बच्चों, यहीं पर एक बात और क्लियर करना चाहूंगा कि जब नागरी लिपि में सुधार समिति गठित की गई थी, उस समय बाबू श्याम सुंदर दास जी ने जो है इस मां के स्थान पर पंचमा अक्षर की भी बात की थी, इसलिए इसमें आधा ना भी सही माना जाता है। और हिंदी को इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जो वास्तविकता है, आपका यूपीएससी है, आयोग है, ज्यादातर इस हिंदी को सही मानता है कि बाबू श्याम सुंदर दास जी के इस सुझाव को जो है अभी तक ज्यादा आयोग नहीं मानता है। तो आइए मित्रों, हमने बताया कि हिंदी दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम प्लस दी, और संधि विच्छेद करके मैंने निकाला हिंदी कि हिंदी है क्या चीज। अब ये जानेंगे कि हिंदी का मतलब क्या होता है। तो मित्रों बता दूं, हिंदी का मतलब होता है हिंद का, हिंद का या हिंद की। जो हिंद का है वो हिंदी है, जो हिंद की है वो हिंदी है। अब हिंदी आई कैसे, वास्तव में हिंदी की आवश्यकता कहां से हुई? तो मित्रों बता देता हूं आपको कि हिंदी की आदि जननी भाषा देव भाषा संस्कृत भाषा है। हिंदी का जो जन्म हुआ वास्तव में मित्रों संस्कृत से हुआ है। संस्कृत हिंदी की माता है और हिंदी उसकी पुत्री कह लीजिए या बेटी कह लीजिए या सुता कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, हिंदी संस्कृत की पुत्री मानी जाती है। संस्कृत को दिव्या गीर्वाण भारती यानी संस्कृत भाषा देववाणी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका प्रचलन वैदिक काल में रहा है, चाहे वो ऋग वैदिक काल रहा हो, चाहे वो उत्तर वैदिक काल रहा हो। तो आइए मित्रों, बात यहां हिंदी की हो रही है। तो सबसे पहले आदि जननी भाषा आई संस्कृत, संस्कृत के बाद आई पाली भाषा। पाली आपको पता होगा कि जिसमें गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया, बौद्ध धर्म का उदय हुआ, और इसके बाद में
फिर प्राकृत भाषा आई, जहां पर आपका जैन धर्म आ जाता है, महावीर स्वामी के उपदेश आ जाते हैं, और प्राकृत के बाद में अपभ्रंश आता है। अपभ्रंश ये जो शब्द है, ये अपभ्रंश शब्द अपभ्रष्ट से मिलकर बना है। अपभ्रष्ट का मतलब होता है बच्चों गिरा हुआ, पतित होता हुआ, जो तोड़ मरोड़ करके लाया गया हो, उसे हम अपभ्रंश कहते हैं। डायरेक्ट सामान्यतः सभी लोग आपको क्या पढ़ा देते हैं कि अपभ्रंश जो होता है, सीधे अपभ्रंश के बाद सीधे सीधे 19वीं शताब्दी का उदय और खड़ी बोली बता करके काम खत्म कर देते हैं। लेकिन नहीं मित्रों, अपभ्रंश जब आपका आता है तो अपभ्रंश को दो भागों में डिवाइड किया गया है कि अपभ्रंश का एक स्वरूप आपको हट में देखने को मिलेगा और दूसरा स्वरूप अवहट में, और इसके बाद में आपको टूटी फूटी खड़ी बोली हिंदी मिलेगी। वास्तविक हिंदी नहीं मिलेगी, टूटी फूटी खड़ी बोली, जहां पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म होता है 1850, मृत्यु 1885 में हो जाती है। वास्तव में व्याकरण भी उसका समय नहीं था भारतेंदु युग में, तो वही युग आ जाता है हिंदी का, या आप कह सकते हैं टूटी फूटी खड़ी बोली का। टूटी फूटी खड़ी बोली का प्रचलन हो जाता है। तो मित्रों, यह था। सबसे पहले फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि हिंदी का मतलब क्या होता है, हिंद का या हिंद की होती है, और फिर हिंदी की आदि जननी भाषा क्या है, संस्कृत है। हिंदी को किसकी पुत्री माना जाता है, संस्कृत की पुत्री माना जाता है। और हिंदी का प्रादुर्भाव कहां से हुआ, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हट, अवहट, हिंदी टूटी फूटी खड़ी बोली का जन्म हो जाता है। तो मित्रों, ये तो हम पूरा डिक्लेयर आपको करेंगे, पूरा विस्तार पूर्वक समझाएंगे, लेकिन अभी नहीं, आने वाली वीडियोस में, क्योंकि यहां पर यूपी टेट, सुपर टेट और भर्ती परीक्षा में इससे आपका कोई संबंध नहीं है मित्रों। आपको सीधे संबंध है जो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत, वो पहला टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। तो बच्चों, लेकिन वर्णमाला पहले से पहले भाई वो भी है तो एक व्याकरण ही। सबसे पहले हम अब जानेंगे कि व्याकरण क्या है। तो मित्रों, यहां पर व्याकरण से तात्पर्य है कि व्याकरण उन नियमों को कहते हैं, व्याकरण उन चिन्हों को कहते हैं, व्याकरण उस परंपरा को कहते हैं, व्याकरण उस नियमावली को कहते हैं जिसके माध्यम से हम हिंदी लिखना, पढ़ना, बोलना शुद्ध रूप में सीखते हैं। उसे हम कहते हैं व्याकरण। कि विक्रियन्ते इति व्याकरणः, जो विकृत करके शब्दों का शुद्ध रूप निकाल देता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो आइए बच्चों, इस व्याकरण, हिंदी व्याकरण टॉपिक के अंतर्गत हम आपको सबसे पहले पढ़ाएंगे हिंदी वर्णमाला। तो अब शुरू करते हैं बच्चों। एक बात और यहां पर छोटी सी बता दूंगा बच्चों, वो ध्यान से उतर गया कि पूछा जाता है पेपर में कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। वास्तव में तो अभी आपको पूरा शब्द संरचना पढ़ाना पड़ेगा, आगे आपको पूरा शब्द निर्माण आपको पूरा ही पढ़ाना पड़ेगा। वो चाहे अरबी के शब्द हों, चाहे फारसी के शब्द हों, या जापानी शब्द हों, पुर्तगाली शब्द हों, चाहे जैसे भी शब्द हों, वो शब्द निर्माण में आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन यहां पर बता दूं, जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी मित्रों फारसी भाषा का शब्द है। ये कई बार एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन यही लिखा हुआ मिलता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। एक प्रश्न और निकल करके आता है, लेकिन वो अपर लेवल के एग्जाम में आता है, जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट में आता है कि हिंदी का संबंध किससे है। तो हिंदी की भाई जो संबंध बताया जाएगा, तो जहां से हिंदी शुरुआत हुई वहीं से बताया जाएगा। तो हिंदी का संबंध आपकी सिंधु नदी से है। किस नदी से है, सिंधु नदी से। अब इसका पूरा सिंधु के बाद ये बना हिंदू, हिंदू के बाद बना हिंदू, हिंदू के बाद बना हिंदी।
इस तरीके से इसका निर्माण क्रम आगे आया, जिसको मैं आने वाली वीडियो में आप लोगों को पूरा विस्तार से पढ़ाऊंगा। आइए अब चलते हैं। जैसा कि हमने व्याकरण कहा है, तो यहां उत्पत्ति की बात नहीं, आपको टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट की तैयारी नहीं करना है। आपको सीधा यूपी टेट, सी टेट, भर्ती परीक्षा, इसकी तैयारी करना है। तो आपको बिना टॉपिक के उलझाने का कोई मतलब हमारा नहीं निकलता है। तो आइए चलते हैं सीधे सीधे आपके पहले टॉपिक पर, जिसका नाम है हिंदी व्याकरण। तो इसमें हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाएंगे हिंदी वर्णमाला। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तो हिंदी वर्णमाला जो है, अब हिंदी नहीं लिखेंगे बच्चों, सीधे सीधे हम आते हैं वर्णमाला पर, वर्णमाला पर आते हैं। तो बता देना चाहता हूं, ये जो वर्णमाला है, ये दो शब्दों से देखिएगा आप, वर्ण प्लस माला, यहां से क्लियर कर देते हैं बच्चों, वर्ण प्लस माला। इस तरीके से यहां पीछे से बताना शुरू करता हूं। बच्चों आपने देखा होगा कि जब कोई माला बनाई जाती है, तब क्या किया जाता है कि पुष्पों को उसमें चुन चुन के एक व्यवस्थित रूप दे दिया जाता है, तब वो बन जाती है माला। बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि ये माला क्या है। आपने देखा होगा, चाहे गुलाब की माला हो, चाहे चंपा चमेली की माला हो, या गले में पहनने वाला मोतियों का माला हो। मैंने बताया कि ये जो माला है, जब हम पुष्पों को चुन करके उनके व्यवस्थित रूप में बांध देते हैं, तो वही होता है माला। तो पुष्पों का व्यवस्थित रूप जो है वो कहलाया माला। अब एक बात और निकल करके सामने आती है कि ये वर्ण क्या होता है। बच्चों बता देता हूं, इसी वर्ण को ध्वनि भी कहते हैं, इसी ध्वनि को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण भी कहते हैं, ध्वनि भी कहते हैं, अक्षर। भाई जो वर्ण होता है वही ध्वनि होता है, वही अक्षर होता है। अक्षर का मतलब होता है जो क्षर ना हो, जिसका क्षरण ना हो, जो नष्ट ना हो। तो ध्वनि ही होती है जो कभी नष्ट नहीं होती है। तो बच्चों कोई भी ध्वनि जो हमारे मुख से निकलती है उसे हम वर्ण कहते हैं। इस पॉइंट को हम नोट करेंगे। जो ध्वनि हमारे मुख से निकलती है, जो ध्वनि हमारे मुख से निकलती है, उसे हम वर्ण कहते हैं। जो ध्वनि हमारे मुख से निकलती है वो कहलाती है वर्ण, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं, या कह सकते हैं कि हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। किसी भी तरीके से आप इसे समझें, ये ध्वनि होती है जो हमारे मुख से ही निकलती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो वर्ण है, ये हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियां होती हैं। और यदि अगर हम दूसरे प्रकार से विचार करें, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई इसे ही माना जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि ही होती है। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं, जब बात वर्ण भी आपकी समझ में आ गया होगा कि हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं, और व्यवस्थित रूप माला से निकल करके आया,
तो वर्णमाला क्या बना बच्चों कि हम वर्णों का व्यवस्थित रूप में अध्ययन, क्योंकि यहां व्याकरण भी है, हिंदी व्याकरण, तो वर्णों का व्यवस्थित रूप में अध्ययन या वर्णों का व्यवस्थित क्रम में अध्ययन, वर्णों का व्यवस्थित क्रम में अध्ययन वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है। जब हम वर्णों को उनके व्यवस्थित रूप में रख देते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये व्यवस्थित रूप है इसका, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये पूरा स्वरूप जो है बच्चों, ये इसका व्यवस्थित रूप कहलाता है। कई बार आपके एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है, परीक्षा में पूछा गया है कि 4 ऑप्शन दे दिया गया कि निम्नलिखित में से वर्णमाला है। वर्णों का व्यवस्थित रूप में अध्ययन, वर्णों का अव्यवस्थित रूप में अध्ययन, और 2 तरीके से और पूछ लिया जाता है। तो बच्चों ये आपने जाना कि वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है, तो वर्णों का व्यवस्थित रूप में अध्ययन ही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। और अब बात आती है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, कुल कितने वर्ण होते हैं। तो बच्चों हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला ये प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो बच्चों हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। आप सभी लोग इसको विधिवत नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में बच्चों हमने जान लिया कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। तो 52 वर्ण ये आए कैसे? एक तो इसको हम जो है कई प्रकार से बता सकते हैं, जैसे उच्चारण के आधार पर भी कह सकते हैं, लेखन के आधार पर। लेकिन बच्चों बता दें, ये जो 52 वर्ण मैंने बताया है ये लेखन के आधार पर होते हैं, ना कि उच्चारण के आधार पर। ये 52 वर्ण लेखन के आधार पर होते हैं, लिखने के आधार पर होते हैं। तो बच्चों अब बात करेंगे वर्णमाला की। यहां से हमेशा 2-3 प्रश्न निकल करके आते हैं और इस बात की गारंटी है बच्चों की, जितना पढ़ाऊंगा उसी में से ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप अपनी कॉपी पर नोट करके देख लीजिएगा कि हां सर ने कुछ कहा था। तो बच्चों वर्णमाला को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। हिंदी वर्णमाला को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 स्वर में और नंबर 2 व्यंजन में। स्वर और व्यंजन में विभाजित करते हैं। एक बात और बता दूं बच्चों, स्वरों को अच भी कहा जाता है संस्कृत में। कभी कभी स्वर नाम ना दे करके अच नाम पूछ लिया जाता है कि स्वर का दूसरा नाम क्या है। तो आप लोग अच नोट कर लीजिएगा। और व्यंजन को व्यंजन ना दे करके इसे हल कहा जाता है, हल। तो इस तरीके से हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया, स्वर या अच में और व्यंजन और हल में। दोनों के नाम ही हैं। तो बच्चों स्वर क्या होते हैं हम इसकी चर्चा करेंगे। तो बच्चों जान लेते हैं स्वर हमारे मुख से निकलने वाली वह स्वतंत्र ध्वनियां
जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। हां, यहां पर आप लोग नोट कर लेंगे, मुख से निकलने वाली स्वतंत्र ध्वनि, मुख से निकलने वाली स्वतंत्र ध्वनियां जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, मुख से निकलने वाली स्वतंत्र ध्वनियां जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे स्वर कहते हैं। तो स्वरों के हम कभी भी टुकड़े नहीं कर सकते, ये अपने आप में पूर्ण व स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं। जैसे मैंने कह दिया छोटा आ, इसके टुकड़े किए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं किए जा सकते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, ए, आए, कोई भी डाट ले लीजिए, कोई भी स्वर है उसको हम कभी भी टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, आप लोग समझ में आ गई होगी हमारी बात कि हमारे मुख से निकलने वाली कोई भी स्वतंत्र ध्वनि जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। तो स्वर क्या होती हैं? स्वतंत्र ध्वनियां। इतना आपको दिमाग में रखना है कि स्वरों के कभी भी हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है बेटा कि स्वर कितने होते हैं। अब बात आती है कि ये स्वर कितने होते हैं। हिंदी में ये बहुत बड़ी चीज है। हर बार एक प्रश्न यहां से जरूर निकल करके चला आता है कि हिंदी में कुल स्वर कितने होते हैं। तो इसको हम जानेंगे दो प्रकार से। नंबर एक प्रकार क्या है? उच्चारण के आधार पर जानेंगे स्वर कितने होते हैं, और उसके बाद में हम जानेंगे कि लेखन के आधार पर कितने स्वर होते हैं। तो बच्चों बता देता हूं, उच्चारण के आधार पर कुल 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ से लगा करके आओ तक ये 11 ध्वनियां होती हैं, 11 वर्ण होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और जो आपको बताना है पेपर में, जो पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, तो आपका यही उत्तर बिल्कुल सही होगा कि 11 स्वर होते हैं। अब बात आती है बच्चों लेखन के आधार पर। तो लेखन के आधार पर कुल 13 स्वर होते हैं। कुल कितने होते हैं बच्चों? 13 स्वर होते हैं। कहां से कहां तक? छोटा आ से लगा करके अन और आहा तक। अब एक चीज तुलना करके यहां पर बता देते हैं कि वास्तविकता क्या है। तो बच्चों ये जो 11 स्वर माना गया है, उसमें हमने अन और आह को नहीं जोड़ा है। क्यों? क्योंकि वो अन और आह जो होता है आयोग वाह, जो बिना योग के है, उसको हम योग नहीं करते हैं, उसको हम जोड़ते नहीं है। इसलिए अन और आह को क्या मान लिया जाता है? अयोग वाह मान लिया जाता है। आपके पेपर में ये अयोग वाह वर्ण कई बार चर्चा में आया है। कई बार यूपी टेट, सुपर टेट में लगातार पूछा गया है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों कि उच्चारण के आधार पर स्वर 11 और लेखन के आधार पर स्वर 13 होते हैं। कौन? ये देखिए, इधर हमने समझा दिया है
कि आ से लगाकर औ तक सीरियल क्रम में जितने भी वर्ण होते हैं वह स्वर होते हैं। लेखन के आधार पर आ से लगा करके आहा तक, जैसे मूव का प्रचार आता है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं? जब कमर में दर्द होता है तो कहते हैं आ से आहा तक। तो वही है बच्चों, ये छोटा आ से लगा करके आहा तक जो होते हैं ये कुल स्वर होते हैं। अब बात आती है बच्चों कि जब ये स्वर इतने होते हैं तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ने का मतलब क्या है? ये जो स्वर हैं, इन स्वरों का वर्गीकरण 6 प्रकार से होता है। स्वरों का वर्गीकरण जो होता है बच्चों 6 प्रकार से होता है। लेकिन वो बात आ जाती है यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी वाले बच्चों के लिए, ना कि भर्ती परीक्षा के लिए। क्योंकि स्वरों का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो वो 6 बेस होते हैं। कैसे? मात्रा या उच्चारण के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, विवर के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, इस प्रकार से इनका हम वर्गीकरण करते हैं। लेकिन उतने डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना एक फैक्ट पकड़ करके चलना है जहां से प्रश्न आते हैं। उन चीजों को पढ़ने से क्या मतलब है जिनसे हमारा कोई वास्ता ही ना हो। तो आइए चलते हैं, स्वर का सीधे से हम डिवाइड कर लेते हैं कि स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है या स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर जान लीजिए बच्चों, ये मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं। अगर अलग अलग देखते हैं 6 प्रकार के आधार पर, तब तो बहुत विस्तार है वर्णमाला का। लेकिन आपको जो मेन फैक्ट लेना है वो ये लेना है कौन सा स्वर होता है? ह्रस्व स्वर, या इसे ही लघु स्वर कहते हैं। दूसरे प्रकार का कौन सा होता है? दीर्घ स्वर, या इसी को हम गुरु स्वर के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, या बड़ा स्वर भी कह सकते हैं। तीसरा क्या आता है बच्चों? तीसरा आता है पुलुत स्वर। अभी स्वरों में 2-3 चीजें हम अलग से भी बताएंगे, लेकिन इसको जानने के बाद ये जो ह्रस्व स्वर होता है बच्चों, इसमें इन्हें ह्रस्व क्यों कहा गया, छोटा क्यों कहा गया, और इन्हें एक मात्रिक स्वर भी आप कह सकते हैं यदि अगर आपके समझ में आया हो। क्योंकि जब भी हम इन पर गणना करेंगे तो हमेशा एक ही मात्रा आपको दिखाई देगा। ये कौन से वर्ण होते हैं? तो बच्चों जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगा वो ह्रस्व कहलाए। जैसे मैंने कहा आ, ई, उ, ये कैसे वर्ण हैं? इनको बोलने में हमको कितना समय लगा? 1 सेकंड मान लीजिए मोटा मोटा, आ, ई, ओ। तो ये क्या हो गए? ये ह्रस्व स्वर हो गए भैया। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, री, ये सब ह्रस्व स्वर में ले लिए जाते हैं। वैसे री तो अलग की बात है, संस्कृत से है, लेकिन ये ह्रस्व स्वर आप सीधे सीधे एक टेक्निक पकड़ लीजिए कि जिन वर्णों को बोलने में 1 गुना, ऐसे करिए 1 गुना जिन वर्णों को बोलने में समय लगा उन्हें ह्रस्व कहा गया। और आ, ई, उ, री, री, ये सब जितने भी वर्ण हैं ये ह्रस्व हैं। अब यहां पर दीर्घ में आ जाइए, इनको कह दीजिए 2 गुना और इनको कह दीजिए 3 गुना। गुना तो जान रहे हैं ना, 1 गिलास पानी पिए तो 2 गुना कितना हो गया? 2 गिलास पानी। 3 गुना कितना हो गया? 3 गुना। लेकिन उतना ही पीना चाहिए जितना पेट में आ जाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए 1 गुना में मैंने समझाया ह्रस्व होता है। अब बात आती है दीर्घ या गुरु। तो बच्चों जिन वर्णों को बोलने में 2 गुना, कैसे 2 गुना हुआ बच्चों? इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं मेरे अनुसार, ह्रस्व इंटू 2
इज इक्वल टू दीर्घ। मैथ भी पढ़ लीजिए हिंदी वाले सर से। ह्रस्व इंटू टू इज इक्वल टू दीर्घ। इसका मतलब ये होता है जिन वर्णों को बोलने में ह्रस्व की अपेक्षा बच्चों 2 गुना टाइम लगता है, उसे हम दीर्घ कहते हैं। कैसे कहते हैं? जैसे बोलिए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, अनह, आहा। इस आह को देख करके तो आह। हाँ, तो चलिए बच्चों ये जान लेंगे कि इन वर्णों को बोलने में जो होता है ये ज्यादा समय लगता है, इसीलिए हम इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा बच्चों। अब पुल्लस्वर की बात आई तो इसको आप साधारण रूप में कह सकते हैं ह्रस्व इंटू 3। ह्रस्व इंटू 3 का मतलब क्या हुआ बच्चों कि जिन वर्णों को बोलने में ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पुल्लित स्वर कहते हैं। पूछा जाता है कि वो बताइए जिसमें 3 गुना समय लगता है क्या कहलाता है? तो वो पुल्लित स्वर होता है। और यह पुल्लित स्वर बच्चों होता है वैदिक संस्कृत में। ये संस्कृत में के है पुल्लित स्वर, हिंदी में कहीं भी पुल्लित स्वर नहीं है। एक बात और बता देता हूं बच्चों, अभी तक अगर आपने ना जाना हो तो जान लीजिए कि हिंदी में पुल्लित स्वर 8 होते हैं। सभी लोग ज्यादातर चैनलों पर 1 पढ़ाते हैं और वो क्या करेंगे बच्चों? ये बता देते हैं कि बेटा लिख लो ओम, यही बताते हैं। ओम एक उदाहरण दे दिया कि चलो ये ओम हो गया, ये ओम इसको बता दिए कि ये पुल्लित स्वर है। बिल्कुल है बच्चों ये एक, लेकिन वास्तव में हिंदी में कुल जो पुल्लित स्वर होते हैं, हिंदी की चर्चा कर रहे हैं, कुल पुल्लित स्वर होते हैं 8। और संस्कृत की चर्चा करें तो इसमें पुल्लित स्वर होते हैं 9। कौन कौन से होते हैं इसको हम आप लोगों को अगली क्लास में पूरा डिटेल देंगे। जब ऑफलाइन क्लास होगी, ऑफलाइन क्लास में आप लोग हमसे पढ़ेंगे, विधिवत क्लास होगी, बहुत अच्छी क्लास होगी, उसमें टोटल कुल समझा करके एकदम निचोड़ करके रख देंगे आपके सामने। तो ये आपने जाना ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, पुल्लित क्या है। कुल पुल्लित स्वर कितने होते हैं? 8। कुल लघु स्वर कितने होते हैं? आ, ई, उ, री, ली। आप नोट कर लीजिए, इसको गिन लीजिए। आ, ई, उ, री, 5। ह्रस्व में आए 5। दीर्घ में कितने आए आपके सामने लिखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 वर्ण दीर्घ में चले जाते हैं। तो जो भी हो बच्चों, इससे बाहर एक बात और आता है, एक प्रश्न और उठाता है एग्जाम में। और वो क्या उठाता है? कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है बच्चों कि ये अर्ध स्वर क्या होता है। अर्ध स्वर जो आधा ही स्वर माना गया है, तो बच्चों ये वर्ण होता है या और वा। इन्हें हम अर्ध स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आधे स्वर होते हैं और आधे व्यंजन होते हैं। इसीलिए ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। तो आधा स्वर जो है वो या और वा वर्ण होता है। ये कहां से आया बच्चों? मैंने बताया था ना कि स्वरों का वर्गीकरण 6 प्रकार से किया जाता है, उसी 6 प्रकार से निकल करके ये अर्ध स्वर भी आता है। उन्हीं 6 प्रकारों से, जिसकी क्लास मैं ऑफलाइन में आपके लिए दूंगा। और जो है अर्ध स्वर के बाद एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये आगत स्वर क्या होता है। आगत
आगत का मतलब होता है बच्चों, आगत का मतलब होता है आया हुआ, जो दूसरी भाषा से निकल करके आया है हिंदी वर्णमाला में, वो कौन सा वर्ण होता है? तो बच्चों वो है आ। बड़ा भी कह सकते हैं क्योंकि आ की ध्वनि उसमें सम्मिलित है, छोटा और बड़ा। तो जो छोटा आ है इसे हम आगत स्वर के नाम से भी जानते हैं। कुछ व्यंजन जो होते हैं, व्यंजनों पर चर्चा हम करेंगे। तो आगत क्या होता है आ, अर्ध स्वर क्या होता है या और वा। अब पूछा जाता है बेटा कभी कभी, क्या पूछा जाता है, जरा हम क्लियर कर देते हैं उसको भी कि क्या पूछा जाता है आपसे। आपसे जो पूछा जाता है स्वर में, और 2-3 टाइप के प्रश्न आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं। आपने मेरी इस वीडियो को अगर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। आपको लगेगा कि वास्तव में एक एक फैक्ट निकाल करके जड़ से आपके सामने लेकर के आऊंगा, लेकिन कैसे लेकर के आऊंगा ये देखिए। आपसे पूछा जाता है बच्चों संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, पूछा जाता है ना, सभी एग्जामों में पूछा। संयुक्त क्यों है भाई? जैसे एक और एक मिलकर 2 होता है ना बच्चों, उसी तरीके से 2 वर्ण जब आपस में मिल जाते हैं तो 2 स्वर आपस में मिल जाते हैं। कैसे कह सकते हैं? स्वर प्लस स्वर बराबर संयुक्त स्वर, यही तो हो जाएगा भाई। मैंने कहा अगर आपको गणित के माध्यम से समझना है तो 1 और 1 कितना होता है? 2 होता है। बेटा ये मत कहना 11 होता है, नहीं 1 1 11 हो जाएगा फिर। तो एक स्वर दूसरा स्वर दोनों एक में जुड़ गया तो ये क्या बन गया? संयुक्त स्वर बन गया। कौन कौन से होते हैं आपको बता दूं, ए, आए, ओ, औ, ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं। ये आए कहां से बच्चों? अभी आपको यहां पर बताएंगे तो आप कहेंगे गुरुजी बता रहे हैं, और संधि विच्छेद के माध्यम से ये संधि के नियम से निकल करके आते हैं। आपने बच्चों गुण संधि और वृद्ध संधि का नाम सुना होगा। तो बच्चों गुण संधि नियम क्या कहता है? आ प्लस ई बराबर ए। आपने सुना पहला फैक्ट, एक स्वर है छोटा आ, दूसरा स्वर क्या है? छोटी ई है। तो 2 स्वर आपस में मिलकर के क्या बनाए? संयुक्त स्वर ए बन गया। इसके बाद में कह सकते हैं आधन, आधन उ बराबर ओ। आधन उ बराबर क्या बन गया बच्चों? ओ बन गया। बना कि नहीं बन गया? छोटाऊ से उल्लू वाला। और इसके बाद में क्या है बच्चों? ये दोनों तो गुण संधि के नियम में आ गए। फिर आता है किस नियम में? वृद्धि संधि के नियम में। कैसे आता है कि आ प्लस ए बराबर आए, ये वृद्धि संधि का नियम है। और आ धन ओ बराबर आव, ये वृद्धि संधि के नियम से आता है। तो ये दोनों ही सभी कह सकते हैं ये 4 वर्ण ऐसे होते हैं जो संयुक्त रूप से बनाए जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। और आता है बच्चों विपरीत, अर्ध विपरीत, वो सब ऑफलाइन की क्लास में हम आपको कायदे से डिटेल से बढ़िया समझा देंगे। यहां से बस इतना ही। आपने देखा कि मैंने बताया अर्ध स्वर बहुत पूछा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण किया मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर, अलग मैंने बताया 11 होते हैं। लेखन के आधार पर मैंने बताया 13 होते हैं। अर्ध स्वर बताया, संयुक्त स्वर बताया, आपको संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है 4 बताया मैंने आप लोगों को। यहां से
आगत स्वर भी बताया। तो आपको उम्मीद है बच्चों की इतना फैक्ट आपका बिल्कुल तैयार हो गया होगा, इसमें कोई दो बात नहीं है। अब थोड़ी सी चर्चा बच्चों हम कर लेते हैं व्यंजन पर। किस पर कर लेते हैं? व्यंजन पर कर लेते हैं। ये जो हमारा व्यंजन है ये क्या होता है? तो बता देना चाहता हूं बच्चों कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे लिखिएगा, स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं बच्चों? व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। जब तक स्वर इनके साथ नहीं लगेगा कोई भी व्यंजन पूर्ण नहीं होगा। अब बच्चों बताया जाता है कि हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या जो होती है वो होती है 33। कितनी होती है बच्चों? ये 33 होती है व्यंजनों की संख्या। अब हम बात करें भाई कि एक होता है आगत व्यंजन, कौन कौन से होते हैं? व्यंजनों का भी वर्गीकरण है, बहुत लंबा चौड़ा वर्गीकरण है व्यंजनों का। तो ऐसे अभी ये फर्स्ट क्लास में आपको समझा रहे हैं, बाकी पूरा डिटेल से क्लास में। तो बच्चों ये 33 व्यंजन हो गए हैं। कितने व्यंजन हो गए? 33। अब व्यंजनों का हम वर्गीकरण करते हैं कि बच्चों व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं, का, चा, टा, ता, पा। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। 1 2 3 4 5 ये व्यंजनों को 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। बेटा वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है पूरी लाइन, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना और पा, फा, बा, भा, मा। ये व्यंजन का 5 वर्ग होता है बच्चों। और इन्हीं वर्णों को का से लगा करके मां तक के वर्णों को बच्चों, जो कि ये 25 वर्ण होते हैं। एक लाइन में कितने वर्ण हैं? 5। तो 5 लाइन में 5 गुणे 5 बराबर 25। इन 25 वर्णों को बच्चों इस स्पर्शी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये हमारे मुख में कहीं ना कहीं से स्पर्श करते हैं, छू जाते हैं कहीं ना कहीं से, इसीलिए इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और बच्चों बता देते हैं ये जो प्रत्येक वर्ग के अंतिम या 5वें वर्ण होते हैं, 1 2 3 4 5, 5वां वर्ण आया, तो ये जो पूरा 5वां वर्ण होता है या प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण होता है, इन्हें हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। अनुनासिक का मतलब जो यहां से नाक से, नासिका से बोला जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे की क्लास जो है हम कल पुनः लेकर के इसी के आगे से क्लास लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं और पुनः एक बार कहता हूं कि आपकी अपनी संस्था अनन्या एकेडमी से हर एक प्रकार की क्लास आपको मिलती रहेगी। एक से बढ़कर एक जबरदस्त और रोचक क्लासें आपको मिलती रहेंगी,
जिससे कि आपकी सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और जब तक आपको हम उस सफलता के मंच पर नहीं देखते हैं तब तक अब हम लोगों को भी बिल्कुल चैन नहीं है। इसलिए आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने का श्रेय करेगी ये अनन्या एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद जो भी है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग हमारी इस प्यारी सी संस्था अनन्या एकेडमी से जुड़ते रहिए और लगातार सर जी से संपर्क करते रहिए। आपको जो भी क्लासें होगी लगातार क्लास दी जाएंगी, वो आपको टाइम टेबल बताते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।